गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केवी कैंपस। मैं आपका टीचर विकास कुमार। उम्मीद है पिछली सारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होंगी। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, दैट मीन्स नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाए इंग्लिश को लेकर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स। ये जो बेसिक्स है ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट चैप्टर से कुछ रूल्स आपको समझाने जा रहा हूँ मैं। कुछ रूल्स आज करेंगे, कुछ रूल्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको हर एक रूल्स अच्छे ढंग से समझ में आ सके। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। सबसे पहला रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इन फॉर्म। मतलब है कहने का कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। हम लोग जो टाइटल पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट और वर्ब यही मेन होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को सिंगुलर यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब को प्लूरल यूज करना है। यही सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल में क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सिंगुलर कहने का मतलब हम लोग क्या कह समझ सकते हैं, कोई भी एक चीज, ठीक है। चाहे वो नाम हो आदमी का, कोई प्लेस का हो, कोई वस्तु का हो, ठीक है। तो कोई भी एक चीज अगर हम बात करें किसी भी एक चीज की तो वो सिंगुलर कहलाता है। और अगर वह सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी क्या यूज होना चाहिए, सिंगुलर। अब पहचान कैसे करेंगे वर्ब सिंगुलर है या नहीं, तो जब भी वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो वो वर्ब सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। जैसे प्लेज, तो प्ले में एस लगा, प्लेस हो गया, ये हो गया मेरा सिंगुलर वर्ब। अगर हम बोलेंगे डज, तो डू में ईएस लगा, डज हो गया, ये हो गया सिंगुलर। हैज, वाज, ये सारा क्या हो गया मेरा सिंगुलर वर्ब। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है। और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, तो सिंगुलर नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसमें एस ई एस ना लगा हो, वो सिंगुलर। और सिंगुलर प्रोनाउन में ही सी इट, आपको ये याद रखना है कि ये सिंगुलर होता है। आई सिंगुलर और सिंगुलर होता है, लेकिन हम उसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्ब के साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। तो यहाँ रूल क्या बोला कि जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या यूज करना है, सिंगुलर। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता मतलब एक किसी लड़की या औरत के बारे में बात हो रही है, यह सिंगुलर हो गया, तो इसके लिए वर्ब भी क्या यूज किया गया, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का दूसरा एग्जांपल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो वह क्या हो गया मेरा फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए वर्ब भी क्या यूज कर लिया हमने, सिंगुलर। एस भी जो लिखा गया वो सिंगुलर वर्ब के लिए लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल इन फॉर्म। ठीक, इसका अपोजिट रूल आ गया कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है, तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसा एग्जांपल में दिया गया, सीता एंड गीता। अब सीता एंड गीता कितने लोग हो गए, दो लोग, एक से ज्यादा जैसे हो गया ये क्या हो गया, प्लूरल। और जैसे ही प्लूरल हुआ तो हम भी वर्ब का यूज कर दिए प्लूरल फॉर्म में। लिखा गया सिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, प्लूरल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या यूज कर लिया हमने, प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ देखिए फिर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब हमने क्या कर लिया, प्लूरल फॉर्म में यूज कर लिया। उम्मीद है ये बेसिक चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एनी टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ और या नॉट the verb must be used according to the subject coming after or या not। अगर कोई दो सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़ा हो तो हम लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, और या नॉट के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को प्लेस करते हैं। जैसा एग्जांपल दिया गया, द टीचर और द स्टूडेंट्स। तो गौर कीजिए ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट टीचर हुआ, दूसरा सब्जेक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट्स, और इन दोनों को हम लोग किससे जोड़ रहे हैं, और से। तो बोल क्या रहा है कि टीचर या स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं प्यून के खिलाफ हर एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और लिखा मिला, तो और के बाद जो सब्जेक्ट आए उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो और के बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, यह मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमने क्या यूज किया, प्लूरल फॉर्म में, कंप्लेन। अगर कंप्लेन में एस लगाया जाए, कंप्लेन्स लिखा जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझ गए। हाँ, अगर यहाँ स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट कर दें, सिंगुलर कर दें, तो यहाँ पे फिर क्या यूज करना होगा, कंप्लेन्स। मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि और के बाद सिंगुलर आ गया तो सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईच एवरी आइदर नाइदर
एवरीवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, नो वन, एवरीवन, ये जो भी वर्ड बोला जा रहा है या फ्रेज बोला जा रहा है, ये सिंगुलर होता है नेचर में, ठीक है। और जब यह सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे आप, नो वन, हालांकि इसमें नो वन नहीं लिखा गया है कहीं भी, ठीक है। नोबडी लिखा गया है, एनीबडी, नो वन लिखा हो, सम वन लिखा हो, एनीवन लिखा हो, एवरीवन लिखा हो, एवरीवन यहाँ लिखा भी गया है। तो वन हो, बॉडी लगा हो या थिंग, ठीक है। नो वन, सम वन, एनीवन, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, और फिर नो वन, सम वन, एनीवन, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी का एक दूसरा रूल आपको यहां समझाया गया है, ईच। ईच लगा तो ईच के साथ वर्ब क्या यूज करना है, सिंगुलर। लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज, वर्ब मेरा क्या लगा, सिंगुलर। एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कंफ्यूजन क्या होता है ना, कि ईच लिखा तो इसके साथ ऑफ भी लिखा है। इस चीज को ध्यान रखना होता है आप लोगों को, कि अगर इन सारे एक्सप्रेशन के साथ, ये जो भी बोर्ड पे लिखा गया है, इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ अगर ऑफ लगा दें, ठीक है, तो मेरा आने वाला जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो वर्ब होगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर का सिंगुलर ही रहेगा। आया समझ में? चलिए, ये तो आप समझ गए कि इन सारे एक्सप्रेशन के साथ, ऐसे सारे के साथ लगता नहीं है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ ऑफ लगा कर देगा, तो ऑफ दे तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर, ठीक है। दूसरा, इसी का एक और रूल होता है, अगर हम ऑफ हटा दें, जैसे ही हम ऑफ द हटा देंगे तो ईच आ गया सिर्फ, और जब सिर्फ ईच या एवरी लिखा मिले, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एवरी भी लिख देते हैं, अगर सिर्फ ईच या एवरी लिखा मिले तो हम लोग क्या करेंगे, नाउन को भी सिंगुलर में यूज करेंगे। इसके बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, वो भी सिंगुलर। ऑफ लगे तो नाउन प्लूरल, अगर ऑफ ना लगे तो नाउन सिंगुलर, लेकिन हर कंडीशन में सिंगुलर ही रहेगा। अब उम्मीद करता हूं इससे रिलेटेड आपको जो भी रूल्स होता है वो समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एनी टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड, अगर कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, जैसे देखिए कीपर, कैप्टन, ये दोनों दो सब्जेक्ट हो गया, दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स आउट टू अ सिंगुलर पर्सन और थिंग, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु को पॉइंट आउट करे, देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इन यूज, तो हम लोग वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो आप समझ गए कि कीपर और कैप्टन दोनों दो आदमी हैं, लेकिन ये कैसे समझ पाएंगे कि ये किसी एक को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा होना चाहिए, वो आर्टिकल चाहे ए हो, एन हो या द हो, लेकिन आर्टिकल होना चाहिए। अगर दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और पहले वाले के पहले आर्टिकल दे दे तो क्या समझ लेंगे कि यह दोनों को एक ही आदमी, मतलब कीपर ही कैप्टन है और कैप्टन ही कीपर है, और जब दोनों एक आदमी है तो मेरा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड दूसरा रूल क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, यहां द कीपर लिखेगा और यहां पे क्या लिखेगा, एंड द कैप्टन। जैसे ही दोनों नाउन के पहले हम आर्टिकल को प्लेस कर देंगे तो मतलब क्या होगा, ये दोनों दो डिफरेंट पर्सन हो गया, और जब दो डिफरेंट पर्सन हो गया तो ये प्लूरल हो जाता है, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल। यहां इज की जगह क्या यूज करना पड़ेगा फिर हमें, आर। समझ गए? चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और रूल्स। नेक्स्ट है रूल, इफ एनी न्यूमेरल एडजेक्टिव points out to a certain amount, weight, distance, height, etc, we apply singular verb there. अगर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमेरल मतलब संख्या बताने वाला, ठीक है, और वो किसी निश्चित जगह हो, मतलब डिस्टेंस, दूरी हो, ऊंचाई हो, ठीक है, या कोई रकम हो, इसको बताए, निश्चित होना चाहिए वो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे हमेशा। जैसे एग्जांपल है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपए, ये तो एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, अभी तक तो ये 10,000 रुपए प्लूरल समझ में आ रहा है और हो भी गया प्लूरल, लेकिन आगे देखना है कि ये सेंस क्या दे रहा है, ठीक है। आगे लिख रहा है अ बिग अमाउंट, तो ये है प्लूरल, लेकिन सेंस क्या दिया हमें, पॉइंट आउट किया एक बड़ी रकम को। तो जब ये एक बड़ी रकम को पॉइंट आउट किया तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, एक के सेंस में। एक के सेंस में कहने का मतलब सिंगुलर, तो हमने यह वर्ब क्या यूज कर लिया, सिंगुलर फॉर्म में। समझ गए? नेक्स्ट, इफ, हु, विच, दैट, अगर किसी सेंटेंस में हु, विच या दैट को यूज करता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है, ठीक है, वह सेंटेंस में जो एंटीसीडेंट होगा,
एंटीसीडेंट कहने का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन भी वो हो सकता है। मेनली हम लोग नाउन को ही एंटीसीडेंट कहते हैं, वो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो सेंटेंस में जो एंटीसीडेंट होगा मेरा या नाउन जो होगा मेरा, उसके नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा स्टूडेंट्स हु आर स्टैंडिंग हियर, छात्र लोग जो यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ हु लिखा और हु का मतलब आ रहा है जो, तो ये क्या हो गया मेरा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इसका यूज किए। ठीक है, तो जब हु विश दैट रिलेटिव के तौर पे यूज हो जाए तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो देखना है कि ये हु आखिर आया किसके लिए है, तो हु अपने ठीक पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक पहले वाले को। तो हु किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या है मेरा प्लूरल। तो जब यह प्लूरल है तो इसके लिए आगे वर्ब भी क्या आना चाहिए था, प्लूरल, और इसीलिए हमने आगे क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब। आगे समझ में, यही मेरा एंटीसीडेंट होता है। अगर मान लिया हम स्टूडेंट्स को हटा दें और यहां हम सिंपली लिख दें आई हु आर, होगा सही। अगर आपको एग्जाम में क्या लिखेगा, आई हु इज स्टैंडिंग हेयर, मान लिया इतना ही लिखते हैं। अगर बोला जाए आई हु इज स्टैंडिंग हेयर, पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन यह है गलत। क्यों, क्योंकि हु किसके लिए आया, ठीक अपने पहले वाले के लिए। ठीक है, तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, आई, और आई के साथ वर्ब क्या यूज करते हैं, एम, और यहाँ लिखा क्या था, इज। तो ये इज गलत है, यहाँ पे अगर हमें यूज करना होगा तो क्या यूज कर सकते हैं, एम। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर, विश और कंडीशन, वैसी इच्छा, ठीक है, जो अनफुलफिल्ड रह गई बोलने के समय तक। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ, आई विश या एज इफ का। कहते हैं ना, काश मैं राजा होता, कितना अच्छा होता, मैं एक चिड़िया होता, मान लो कि मैं एक चिड़िया होता। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, काश कितना अच्छा होता, मान लो, इसी के लिए हम लोग इफ, आई विश और एज इफ का यूज करते हैं। जब भी यह सेंटेंस में आ जाए, मतलब जब भी यह एक्सप्रेशन सेंटेंस में यूज कर दिया जाए, तो इसके बाद सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, वर्ब हमेशा वर्ब के ही फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, जैसा एग्जांपल है, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो गौर कीजिए, आई विश लिखा, ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट आई लिखा। तो सब्जेक्ट से हमें मतलब नहीं था, क्या बताया गया कि इफ, आई विश, एज इफ अगर लिख दे तो सब्जेक्ट चाहे जो भी है, वर्ब हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विद द एक्सप्रेशन सम, सम ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, एक्सेट्रा। अगर ये सारा एक्सप्रेशन किसी सेंटेंस में लिखा मिले, ठीक है, तो हमें गौर क्या करना है कि इसके बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है, सॉरी काउंटेबल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल। अगर इन सारे एक्सप्रेशन के बाद मेरा नाउन अगर काउंटेबल आया तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, लेकिन इन सारे एक्सप्रेशन के बाद अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल यूज हुआ, मनी हो, वाटर हो, मिल्क हो, शुगर हो, इन एक्सप्रेशन के बाद क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आए, तो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होना है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा और इसके साथ वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ये है आज के लिए। आफ्टर द एक्सप्रेशन मेनी, ए गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, सबका मतलब एक ही होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब भी ए ग्रेट मेनी लिखे, ए गुड मेनी लिखे या सिर्फ मेनी लिखे, तो आपको समझ लेना है कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा या जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी लिखा, तो इसके बाद जो नाउन यूज किए वो तो प्लूरल है ही, और जो वर्ब आएगा वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में, और इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया। ये हुआ आज के लिए रूल्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इसी रूल्स से आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं फिर आपसे कहूंगा लास्ट में जाने से पहले कि ये सारे के सारे रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं इस पे कुछ कॉमन एरर्स भी लेकर आऊंगा जो आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।